हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्चा। आई एम पूजा। देखिए, हम पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एमसीक्यू को डिस्कस किया है, चाहे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, इन सारी बातों पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, जिसमें आपको मैंने फिनेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से एग्जाम में फ्रेम होते हैं, उन सारे एमसीक्यू को हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो कि यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट पे देना है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को विद आर्टिकल जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, तो हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहती हैं, ध्यान में रहती हैं। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। आइए हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि इसकी जिक्र, इसकी चर्चा आपको हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में मिलती है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख आपको हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलता है, किसी आर्टिकल में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। वहीं आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन है, मतलब इलेक्शन कमीशन आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, देश भर में इलेक्शन कराना। हमारे देश में इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। किस किस के इलेक्शन ये करवाता है? तो देखिए, सीएम का इलेक्शन हो, पीएम का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के इलेक्शन हो, ये सारे के सारे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। याद रखेंगे, जो सरपंच के, पंचायत के, ये म्युनिसिपल्स के इलेक्शंस जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे इलेक्शन कमीशन करता है। कब इलेक्शन होना है उसकी डेट को डिक्लेयर करना, इलेक्शन का रिजल्ट बताना, कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं है, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड करना, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। आइए हम बात करेंगे पहले एमसीक्यू के साथ। तो यहाँ पर अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 देखेंगे और चैप्टर नंबर 15, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 15 है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फॉर्म में इलेक्शन कमीशन, मतलब हमारा निर्वाचन आयोग मिलेगा। निर्वाचन आयोग जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब इसके पास जुडिशियल राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दीवानी या फिर सिविल या क्रिमिनल लॉज को नहीं बना रही है। तो कोई भी ऐसे मुद्दे जो आते हैं इनको सॉल्व करने की पावर, जजमेंट देने की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन को होती है। जैसे कि कोई एमपी है, उसकी मेंबरशिप को ख़त्म करना है, कोई पार्टी है उसको असंवैधानिक घोषित करना है, किसी इलेक्शन को आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, तो ये सभी जो जजमेंट होते हैं वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है। इसलिए हम इसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। कोई क्रिमिनल लॉज पे ये जजमेंट नहीं देगा, सिविल लॉज पे ये जजमेंट नहीं देगा। हाँ, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मामले इसके पास आएंगे उस पर जजमेंट देने का अधिकार इसको होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट, ऑटोनॉमस, क्वासी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में आपको आर्टिकल 324 में मिलेगा और हमारा चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा। ठीक है, अगली बात अगर करते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन कब बना, तो 1950 में 1950 में इलेक्शन कमीशन बनता है, जिसका काम क्या होता है? फेयर और फ्री जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना देश के अंदर। ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। पहली बार इलेक्शन कमीशन कब बना था? तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन कब बना था? 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। चैप्टर नंबर 15 में इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक आपको इलेक्शन कमीशन की सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप इन सारे आर्टिकल को देख सकते हो, जैसे कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के मतलब इलेक्शन का क्या क्या एरियाज़ हैं, किन किन लोगों के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, क्या पावर्स हैं, ये सारी बातें 324 में मिल जाएंगी।
फिर आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति 18 साल का है हमारे देश के अंदर तो उसको वोट देने के राइट्स हैं। वोट देने का राइट एक लीगल राइट होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे या उसको इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो सभी व्यक्तियों को जो भी 18 साल के भारत के अंदर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है ना। वैसे 326 में आप देखेंगे कि जो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं है ना, उन पे जो मताधिकार होंगे या फिर उन पे जो वोटिंग होगी वो 18+ मतलब एडल्ट जो होते हैं ना, 18 साल के लोग जो हैं उसके ऊपर के लोग जो हैं वो लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर पार्लियामेंट के पास भी पावर दी है कि जो लेजिस्लेटर होते हैं, जो विधानसभाएं होती हैं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड कानून बना सकें। तो ये बात आर्टिकल 327 में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, घबराना नहीं कि ये सब इंग्लिश में है, यहाँ पर देखो ये सारी बातें हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ वैसे भी मैं हिंदी में ही आपको बता रही हूँ, लिखा हुआ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। वैसे ही आर्टिकल 328 है, जो हमारी लेजिस्लेचर होती हैं, जो हमारी विधानसभाएं होती हैं, वो भी अपने राज्य से रिलेटेड जो कानून है उसके लिए, मतलब राज्य में होने वाले जो इलेक्शन है उनके लिए कानून बना सकती हैं। तो पार्लियामेंट भी लेजिस्लेचर के लिए कानून बना सकती है और जो राज्य होते हैं वो अपने राज्य में होने वाले इलेक्शन के लिए भी कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखना है, जो आर्टिकल 329 है वो साफ साफ कहता है कि जो हमारे जुडिशर है, मतलब जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हमारा न्यायालय है, वो निर्वाचन संबंधी मामलों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मामले हैं वो उन पे इंटरफेरेंस करने का काम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। ये बात साफ तौर पर आर्टिकल 329 में देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो अब बात करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जैसा कि मैंने बताया कि 1950 मतलब 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था और पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने थे वो सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकुमार सेन जी हमारे भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और इन्होंने 1950 से 1958 तक सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर वुड बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया? तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन होगी जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन करवाने का काम और फेयर इलेक्शन करवाने का काम करेगी? तो आर्टिकल 324 में ये बात मेंशन आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? पहला लिखा है इट इज़ अ सिंगल मेंबर बॉडी, एक सिंगल मेंबर बॉडी है। अगला है द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयुक्त होता है उसमें एक चीफ मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब 1+2 वाली बात बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बोलता है थर्ड नंबर का स्टेटमेंट, अर्लियर देयर वॉज ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर बट आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। मतलब ये बोल रहा है कि पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन 1989 में जो अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टीपल या मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है दोनों सही है। पहली चीज़ तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, मतलब टोटल 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1989 से पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, लेकिन 1989 के अमेंडमेंट के बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि हमारे देश में जो पहली बार लोकसभा के या फिर पहली बार जो जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद देश में हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। तो 51-52 में 1951-52 में भारत में पहली बार आज़ादी के बाद जो है वो इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने 26 नवंबर 1949 में हमने इस बात को अडॉप्ट किया था और आर्टिकल 324 के जरिए भारत में एक इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। भारत में जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था जो कानून मतलब बनाने का अधिकार रखता था, जो देश में चुनाव करवाने का अधिकार रखता था। लेकिन 1989 में हमने अमेंडमेंट किया और जो सिंगल मेंबर बॉडी थी उसको हमने
मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर जोड़ दिए गए। लेकिन अगेन 1990 और 1993 में जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन उसके बाद से आप हमेशा से मल्टी मेंबर बॉडी को देखेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए। मान लेते हैं कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो 64 की एज में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बना है, तो 1 साल बाद ही उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इनका टेन्योर 6 साल या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाए। अभी भारत में 25th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं और हमारे 25th नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। अभी 2022 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति हुई है। अब सेक्रेटरी जो होते हैं कमीशन के वो न्यू दिल्ली में है, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो IAS रैंक ऑफिसर होते हैं। इनके पास वही प्रिविलेजेस होते हैं, वही सैलरीज होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला स्टेटमेंट है, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड? तो कहाँ पर है? अभी हमने देखा नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर? कौन है जो इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है? सो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? टेन्योर मतलब कार्यकाल क्या होता है? तो अभी हमने देखा 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, और आपने देखा थोड़ी सी आपने थ्योरी समझी और उसके बाद फटाफट आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, दे एंजॉय द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बातों बातों में ये बात कही थी कि इनके पास वही पावर, वही प्रिविलेजेस या वही स्टेटस और सैलरी होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगली बात लिखी हुई है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ मोशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट से एक मोशन पास करना पड़ेगा, और ये मोशन अगर आप मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पास करेंगे, ठीक है, और अगर इसको स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बिल को पास कर दिया जाता है तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही पावर एंजॉय करते हैं। अगर इनको हटाने की प्रोसीजर को हम देखते हैं तो हटाने की प्रोसीजर वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैग होते हैं, CAC होते हैं, इन सभी को हटाने की प्रक्रिया करने के लिए आपको एक मोशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा अडॉप्ट करना होता है और एक मोशन पास करना होता है जिसमें मिसबिहेव या इनकैपेसिटी की बात की जाती है। इसके बाद 2/3 मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से आपको बिल पास करना है, साथ ही साथ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इन दो कैटेगरी में आपको बिल को पास करना होता है। मतलब ये या तो मतलब दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए, 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ ही साथ 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बिल को पास करके आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो क्या मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही बात है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। याद रखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कैलकुलेट किए जाते हैं, जितने लोग प्रेजेंट हो, जितने एलिजिबल है वोट करने के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है? तो अभी हमने देखा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर आर इन द इलेक्शन कमीशन? तो कितने होते हैं? 1+2 मतलब 3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन? इनमें से कौन सा काम जो है वो निर्वाचन आयुक्त का नहीं है? पहला है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है।
जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उनका काम होता है लोकसभा के इलेक्शन करवाना, राज्यसभा के इलेक्शन कराना, हमारी विधानसभा के इलेक्शन कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। ये सभी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती हैं। ठीक है। सेकंड है अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज में जो सिंबल्स होते हैं ना हर एक पार्टी का, कहीं बीजेपी का हो गया या फिर कांग्रेस का हो गया, एनसीपी, सभी पार्टी के अपने सिंबल्स होते हैं, तो वो भी अलॉटमेंट करने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। पॉलिटिकल पार्टी को अप्रूवल करने का काम भी यही करती है। साथ ही साथ कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं, इस बात को अप्रूव करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करती है। जब राज्य में या सेंट्रल में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में आपको कितना खर्चा करना है उसकी लिमिट भी इलेक्शन कमीशन ही तय करता है। तो बिल्कुल ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। नेक्स्ट बात लिखा है डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिएशन पावर। यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन होती है उसके पास पावर होती है कि पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दे। बिल्कुल होती है, लेकिन इसकी एडवाइजरी पावर है, एक सलाहकारी, एक एडवाइस दे सकता है ये। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हमारी विधानसभा का कोई मेंबर है, मतलब कोई एमएलए है, तो उसके बारे में गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ठीक है। तो एडवाइस करने का काम गवर्नर को होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मतलब एक एडवाइजरी पावर है इसकी। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आप इनको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल पार्टी स्टेटस की बात करते। कोई पार्टी नेशनल पार्टी होगी या नहीं, इस बात का डिसाइड इलेक्शन कमीशन करती है और उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। कैसे रूल्स बनाए गए हैं? पहला है इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट इन एनी 4 और मोर स्टेट इन जनरल इलेक्शन। अगर कोई भी पार्टी 6% जो है वैलिड वोट उसको मिलते हैं 4 या 4 से अधिक राज्यों में जनरल इलेक्शन में, इन द लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में 4 राज्यों में या 4 से ज़्यादा राज्यों में 6% वैलिड वोट मिले, या फिर 2% सीट, हम बोलें कि 2% सीट जो है वो लोकसभा की जनरल इलेक्शन में ये जीतता हो, या फिर इट विन 4 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है। और 4 से ज़्यादा राज्यों में उस पार्टी का वैल्यू हो, जानते हो लोग उस पार्टी को, तो वह पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस रख सकती है। जैसे कि 2019 में नेशनल पीपल पार्टी को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी स्टेटस दिया था, क्योंकि ये पार्टी जो है वो 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये पहली ऐसी पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी का स्टेटस होल्ड करती है। नेशनल पीपल पार्टी 2019 में इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया था। वर्तमान में भारत में 8 नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें आईएनसी मतलब कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और टीएमसी शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। सो इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट कोई पार्लियामेंट फिर अगेन बिल पास करेगी, तो उन सारी प्रक्रिया के जरिए इसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर्स वॉज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन ऑफ। तो पहले आपको पता है 21 साल भारत में वोट देने की उम्र थी, लेकिन बाद में आपने अमेंड किया और 18 साल उसे कर दिया। तो पूछा जा रहा है कि पहली बार किन जनरल इलेक्शन में इस एक्सरसाइज को फॉलो किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1989, ऑप्शन सी। वैसे ही द राइट टू वोट इन इंडिया इज। तो हमारा जो वोटिंग राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नेचुरल राइट है या लीगल राइट है? तो आंसर हो जाएगा एक लीगल राइट है, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 61वें नंबर का संविधान संशोधन। आपको पता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उस पर मैंने एक सेपरेट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। वो आपको पॉलिटी जो एमसीक्यू सीरीज है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको आप देख लेंगे। तो 61st नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको 1989 में पास किया गया था, और उसमें ही आपने 21 साल की जो उम्र है उससे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो लोवरिंग द एज ऑफ वोटर्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा होगा, जब भी देश में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद एग्जिट पोल अलग अलग न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो ये एग्जिट पोल होता क्या है? तो बेसिकली एग्जिट पोल क्या होता है, आप लोग वोट देकर आए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, आप लोग वोट दे के आए, तो जो वोटर्स होते हैं, जो वैलिड वोटर्स होते हैं, उन पे सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है और उसके आधार पर ही एक पोल जनरेट किया जाता है, जिसे आप एग्जिट पोल कहते हैं। तो एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। तो इस तरीके से ये क्या क्या कहलाता है, आपका एग्जिट पोल कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि फर्स्ट फीमेल निर्वाचन आयुक्त कौन रही हैं। तो 9th नंबर की जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वीएस रमा देवी, जो कि भारत की फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990। हालांकि टेन्योर बहुत कम है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट नंबर की हमारी फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वीएस रमा देवी, और 9th नंबर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया था, सुकुमार सेन जी रहे हैं 1950 से लेकर 1958 तक। अभी कौन है, तो 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखना है, वीएस रमा देवी, सुकुमार सेन और राजीव कुमार। इन तीनों के नाम फिलहाल आपको याद रखने हैं। क्लियर है, और ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन सेटल डाउन करती है डिस्प्यूट जो कि रिफ़र किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा फिक्स करती है लिमिट जो एक्सपेंसेस होने हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, डिक्लेयर करती है इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन की वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने का काम होता है, इलेक्शन के लिए जो पार्टीज़ होती हैं उनके सिम्बल्स का काम ये करती है, डेट डिसाइड करती है, नोटिफाई करती है डेट और शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, है ना, डिवीज़न करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का। तो ये सभी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। सो आई थिंक एक पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 3 to 4 से लेके 3 to 9 तक। चैप्टर नंबर 15 में आपको जो है वो इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। 1989 से पहले एक सिंगल बॉडी थी, ये सिंगल मेंबर बॉडी, 1989 के बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। ये यूपीएससी 2017 का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से समझा होगा ना, तो ये बिल्कुल एकदम बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल आप आंसर कर देंगे इसका। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। क्या 5 मेंबर की बॉडी होती है हमारा निर्वाचन आयुक्त? सेकेंड है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल कि कब हमारे जनरल इलेक्शन या उपचुनाव होने हैं। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट अ मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व करती है अगर किसी पार्टी का स्प्लिट होता है या मर्जर होता है। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 स्टेटमेंट, केवल 3 स्टेटमेंट। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, सही आंसर भी रिप्लाई मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एमसीक्यू देखेंगे सीबीसी और सीएजी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।